Assalamu alaikum. My topic is about the endometriosis and adenomyosis. Endometriosis is in the chapter number 11, benign conditions of the ovary and pelvis from the 10 teachers, and adenomyosis is in the chapter number 12. ठीक है. So endometriosis page number 158 of your book 10 teachers. ठीक है, उसमें से हम देखते हैं सबसे पहले endometriosis होता क्या है. So it is a condition in which the tissue, structurally and functionally similar to endometrium, is present outside the uterine cavity. ठीक है. So endometrial tissue lying outside the uterine cavity. मतलब जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, उसके ग्लैंड्स होते हैं और उसका स्ट्रोमा होता है. अगर हमें यूट्रस के अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, अगर यूट्रस के अलावा किसी जगह पर मिल जाता है बॉडी के, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है. और अगर में ओवरी में मिलता है तो वहाँ पे ये बन जाता है एंडोमेट्रियोमा. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस जो है ये कौन कौन सी जगह पे हो सकता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. सो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी यूट्रस के अलावा ओवरी में हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब में हो सकता है, कोलॉन में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है. इसके अलावा होता है ये पाउच ऑफ डोगलास में. यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स याद है आपको, जो हमने प्रोलैप्स के चैप्टर में भी देखे थे. यूट्रस और सैक्रम के दरमियान में लिगामेंट्स थे. यूट्रोसैक्रल वहाँ पे हो सकता है, ब्लैडर पे हो सकता है, रेक्टो विजाइनल सेप्टम मतलब रेक्टम और विजाइना के दरमियान में जो सेप्टम होता है वहाँ पे हो सकता है. ठीक है. और अम्ब्लाइकस पे हो सकता है. और जो हमारे एब्डोमिनल स्कार्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पहले से सी सेक्शन हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे बन सकता है. प्लूरल कैविटी में हो सकता है. इसके अलावा ये हमारे नोज़ में हो सकता है. ठीक है. जहाँ पे भी एंडोमेट्रियोसिस होगी, क्या होगा, जब भी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन आने लगेगी तो तब जब उसका ब्लड नीचे से मेंस्ट्रुएशन से लॉस हो रहा होगा, साथ साथ साइक्लिकल यहाँ से जहाँ पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा वहाँ पे भी साइक्लिकल ब्लीड होगी. ठीक है. तो पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन आने से पहले पेन होगी बहुत ज़्यादा. ठीक है. क्योंकि एबनॉर्मल साइड्स पे एंडोमेट्रियल टिश्यू है, एबनॉर्मल साइड्स पे है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, साइक्लिकल ब्लीड. पेशेंट कहेगी डॉक्टर साहब जब मेरी मेंस्ट्रुएशन आती है तो साथ साथ मेरी नोज़ में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. जब भी मेरी मेंस्ट्रुएशन आती है मुझे यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है. ठीक है. मीन्स दैट दिस इज साइक्लिकल ब्लीड. ठीक है. तो फिर आपकी जो है बुक में लिखा हुआ है कि इसका इंसिडेंस होता है, जो आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो इंसिडेंस है वो 5 to 10% है. रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स में 5 to 10% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है. और जो पेशेंट्स आपके पास आ रही होती हैं पेल्विक पेन के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ, जब उनकी लेप्रोस्कोपी की जाती है डायग्नोस्टिक, तो 1/3 वुमेन जो होती हैं जो पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी की आ रही होती हैं उनमें मेन कॉज एंडोमेट्रियोसिस हमें मिलता है. ठीक है. 1/3 फीमेल्स के अंदर. और ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, मतलब ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है इसकी ब्लीडिंग और इसकी एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ. ठीक है. और जैसे पेशेंट जो है वो मीनोपॉज में जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो मीनोपॉज में कम हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस खुद ही ठीक हो जाता है. ठीक है. तो ये जस्ट लाइक फाइब्रॉइड्स है. जैसे फाइब्रॉइड्स से ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट थे, ग्रो करते थे, मीनोपॉज आता था, रिग्रेस कर जाते थे. इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, मीनोपॉज आता है, खुद ही ठीक हो जाता है. ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स में 5 to 10% केसेस में ये होता है. तो इसकी थेरीज़ की बात करनी है. अब इसकी 3 थेरीज़ होती हैं. एक वी हैव द सैम्पसन्स थेरी, देन वी हैव द हेल्बेन थेरी, देन वी हैव द मेयर थेरी. ठीक है. आपकी बुक में सैम्पसन्स लिखी हुई है और मेयर थेरी लिखी हुई है. हेल्बेन थेरी लिखी हुई है लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं लिखा हुआ. तो सबसे पहले वी हैव द सैम्पसन्स इम्प्लांटेशन थेरी. सैम्पसन्स सिंपली ये है कि वो ये कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की कॉज ये है
कि फ़ीमेल्स के अंदर वैसे तो मेंस्ट्रुएशन होती है नीचे से, ठीक है, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल टिश्यू चला जाए, बैक फ्लो करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे जाके एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है। इसकी फिगर से देखते हैं। वैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कहाँ पे था, नीचे की तरफ था, ठीक है, लेकिन जो हमारी होगी सैम्पसन्स थ्योरी, उसमें क्या होगा, ये पीछे की तरफ मेंस्ट्रुएशन रेट्रोग्रेड फ्लो करेगी, और जहाँ पे ये जाएगी फॉर एग्जांपल ओवरी में, वहाँ पे जाके रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होगी, तो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो वहाँ पे हो जाएगी एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी है, सैम्पसन्स थ्योरी। सैमसन के अकॉर्डिंग ये था कि इस तरह से हो सकता है हमारा एंडोमेट्रियोसिस। दूसरी होती है हेल्बेन थ्योरी, ठीक है। हेल्बेन जो है उसको मैंने इस तरह से याद किया, हेल्बेन, हालबेन, मतलब दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो है वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी की साइड पे चला जाता है और वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सो हेल्बेन मीन्स हेल्बेन, ठीक है, ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक्स के थ्रू क्या हो गया कि हमारा जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो बॉडी के दूसरी साइड्स पे जाके डिपॉजिट हो गया, एंड दिस विल कॉज द एंडोमेट्रियोसिस, ठीक हो गया। देन इज़ अ मेयर थ्योरी। मेयर थ्योरी को मैंने ऐसे याद किया हुआ कि एम फॉर मेयर, एम फॉर मेटाप्लेसिया। वो कहते हैं कि जो है कुछ एम्ब्रियोनिक रेमनेंट्स रह जाते हैं बॉडी में, जिनका हो जाता है मेटाप्लेसिया, ठीक है, सिलोमिक मेटाप्लेसिया। वो जो मेटाप्लेसिया करते हैं, मतलब अपनी बॉडी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बन जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस वाले टिश्यू, ठीक है, मतलब उनको पसंद होता है कि हम एंडोमेट्रियल लाइक हो जाए, ठीक है। लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि किसी को कहा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके पास जो है वो आपके पास एक एबिलिटी है कि आप अपने आप को किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेटाप्लेसिया कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि उनके पास ऑप्शंस रखे जाते हैं, आप ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होती है कि आप एंडोमेट्रियम की तरह के बन जाएं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो अपने आप को मेटाप्लेसिया कर लेते हैं टू द एंडोमेट्रियल लाइक, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। तो सिंपल सी तीन थेरीज हैं। सैमसन्स में क्या है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है। हेल्बेन में क्या है कि ब्लड एंड लिम्फेटिक्स के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है, और जो हमारी है ये मेयर थेरी, इसमें क्या है, मेटाप्लेसिया और है, ठीक है, सिलोमिक मेटाप्लेसिया। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ द चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। जब हमारी एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो हमारी ओवरी में जाके इम्प्लांट होता है, तो ओवरी के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, ठीक है, तो वो हमारी बना देती है एक चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं इसको, जो ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट होता है। एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ये चॉकलेट सिस्ट किस तरह से बनती है, अगर आपको पैथोलॉजी आती होगी इसकी, तो वो यही है कि जब हमारा एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है वो ओवरी के अंदर इम्प्लांट होता है, वहाँ पे एंडोमेट्रियोमा बनाता है, तो हर महीने जब साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती है तो यहाँ पर होती रहती है ब्लीडिंग, ठीक है, ओवरी के अंदर। एक महीने में मेंस्ट्रुएशन आई, ओवरी के अंदर ब्लीडिंग हुई, अगले महीने फिर से मेंस्ट्रुएशन आई, ओवरी में ब्लीडिंग हुई, साइक्लिकल ब्लीडिंग होते 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 वो ब्लड जो है वो एक जगह जमा हो जाता है, उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। यूट्रस में तो जगह होती है ना नीचे निकलने की, वजाना के थ्रू, यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है ओवरी के पास कि वो अपनी निकाले बाहर ब्लड को, वो ब्लड वहाँ पे जमा होता होता ब्लैक सा हो जाता है, ठीक है। वो जो ब्लैक सा ब्लड एक जगह जमा होके एक चॉकलेट के पेरेंट्स देना शुरू कर देता है, सो दिस इज़ नोन एज चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आपको पता है किसी भी जगह पर क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है साइक्लिकल, और वहाँ पर एक्चुअली हो रही है क्या, हमारी बॉडी जो है उसको फ़ॉरेन कंसिडर करेगी और वहाँ पे होना शुरू हो जाएगी इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होगी तो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जब इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस करती रहती है किसी जगह पर, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है फाइब्रोसिस की, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगी फाइब्रोसिस,
ठीक है। जब फाइब्रोसिस होगी वहाँ पर तो क्या होगा, सारे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ के होंगे पेल्विक ऑर्गन्स वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देंगे, मतलब एक फॉर्म समझ लें ग्लू लग गई है, ग्लू लग गई है यूट्रस के इर्द गिर्द, और सारे स्ट्रक्चर्स आके जो है ना उस ग्लू के साथ चिपकते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है, श्रिंकिंग होती है, वहाँ पे श्रिंकेज होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं फिर अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, यहाँ पे एडहेजन्स हो जाती हैं, और जो यूट्रस होता है वो भी मोबाइल नहीं होता, फिर वो एक जगह फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड यूट्रस। ठीक है। सो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें कितना अच्छा सा यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं अपनी अपनी जगह पे, ओवरी अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस में जो पाउच ऑफ डॉगलस भी हमारा जो है ऑब्लिटरेट हो जाएगा, तो सारी एडहेजन्स, फाइब्रोसिस, तो ये हालत हो जाएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स जगह जगह पे एडहेजन्स हैं, फाइब्रोसिस है, चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है ओवरी में, सिस्ट्स हैं और एडहेजन्स ऑल ओवर। तो ये जहाँ पे हमारे जो ओवरीज होती हैं ना, ये एक दूसरे के साथ आके चिपक जाती हैं, एक दूसरे के साथ आके चिपक जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं किसिंग ओवरीज। ठीक है। किसिंग ओवरीज आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। सो दिस इज़ अ किसिंग ओवरी स्ट्रक्चर। ये हमें अल्ट्रासाउंड पे भी नज़र आएगा, हमें अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे ना, किसिंग ओवरीज हमें नज़र आती हैं। इट मीन्स एडवांस स्टेज है। ठीक है। like this, bilateral kissing ovaries. So what are the signs and symptoms of endometriosis? सबसे पहले है शार्प डीप पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, सेक्शुअल इंटरकोर्स, बाउल मूवमेंट्स एंड यूरिनेशन। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के उसने एंडोमेट्रियोसिस ने किस किस जगह को इन्वॉल्व किया हुआ है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो रही होगी, ब्लीडिंग के टाइम पेन हो रही होगी, इसके अलावा डीप पेन होगी, मतलब कि इंटरकोर्स में डीप इंटरकोर्स के वक्त पेन होगी। ठीक है। सुपरफिशियल इंटरकोर्स मतलब कि अगर डीप पेंट्रेशन नहीं है तो फिर पेन नहीं होगी, डीप पेंट्रेशन पे पेन होगी। तो पेशेंट आपको बताएगी कि डीप पेंट्रेशन पे पेन होती है ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है। डेफिकेशन के वक्त पेन होगी। देन इज़ अ हैवी पेनफुल पीरियड्स और ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स। देन इनडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नॉसिया, ये बाउल की इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी वजह से होगी। ठीक है। तो इसमें हमने जो ये IBS के सिम्टम्स होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको पता है ना, जिसमें डायरिया कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर रहा होता है, तो ये उस तरह की स्टेट आती है, तो हमने उसको भी DDs में रखना होता है कि पेशेंट को कहीं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ फटीग हो जाएगी, पेशेंट का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इनफर्टाइल होगी पेशेंट क्योंकि एडहेजन्स बन गई हुई हैं जगह जगह पे। ठीक है। और शियाटिका ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट। आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है 11.4। ठीक है। उसमें उन्होंने इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ बताई हुई कि ये पेशेंट्स इनफर्टाइल क्यों हो जाती हैं एंडोमेट्रियोसिस की, तो वो आपने बताना है। इसके अलावा टेबल आपका 11.3 है, उसमें सिम्टम्स बताए हुए हैं एंडोमेट्रियोसिस के। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, फिर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी का जो है ना कॉज, आपका कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट, या आपका UQ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स आपके लिखे हुए हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम्स आएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आ सकते हैं, GIT ट्रैक्ट के सिम्टम्स आ सकते हैं, सर्जिकल स्कार्स के, लंग के। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के क्या सिम्टम्स आएंगे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी पेशेंट्स को, डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगी, डिस्पेरूनिया होगा जिसको मैंने आपको बताया कि डीप पेन होगी। ठीक है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स। देन टॉर्जन एंडोमेट्रियोमा हो सकता है, मतलब वो जो हमारा एंडोमेट्रियोमा बना हुआ है उसकी टॉर्जन हो सकती है। ठीक है। जस्ट लाइक हमने देखा था कि फाइब्रॉइड्स की टॉर्जन हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा ओवरियन टॉर्जन हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब की टॉर्जन हो सकती है, इसी तरह एंडोमेट्रियोमा की टॉर्जन हो सकती है। फिर क्या है, लोअर बैक पेन हो सकती है इन पेशेंट्स को, इनफर्टाइल होंगी ये पेशेंट्स। ठीक है। अगर हम यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो पेशेंट्स को क्या होंगे, यूरिनरी ट्रैक के कौन से सिम्टम्स आएंगे, फ्लैंक पेन होगी यूरिटारिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और इसके अलावा साइक्लिकल हेमेचूरिया या डिस्यूरिया होगा। पेशेंट कंप्लेन कर रहा होगा कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होता है या यूरिन करते हुए पेन हो रही होती है। देन GIT के क्या सिम्टम्स आएंगे, अभी हमने देखा
कि ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट को डेफिकेशन पे पेन होगी जिसको कहते हैं डिस्केजिया, साइक्लिकल रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हुई है तो रेक्टल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। सर्जिकल स्कार्स एम्ब्लाइकस का क्या है, साइक्लिकल पेन होगी, स्वेलिंग और ब्लीड करना शुरू हो जाएगी वो साइड जहाँ पे पहले सर्जरी हुई थी उस स्कार की जगह पर। लंग्स में अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली जो हीमोप्टोसिस होगी, ठीक है, और हीमोन्यूमेथोरिक्स हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। देन हम इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ करते हैं। अब बताएं मुझे कि अगर सोचें कि एक पेशेंट है उसकी ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो गई है तो कैसे इनफर्टिलिटी होगी, उसकी ओवुलेशन होगी प्रॉपर, नहीं, एनोवुलेशन होगी, उसके जो ल्यूटिनाइजेशन फेज़ है वो नहीं होगी, ठीक है, ओसाइट की मैच्योरेशन नहीं होगी, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, एंडोक्राइनोपैथीज होंगी, ठीक है। तो ये सारे ओवरियन डिसफंक्शन में सिंपली ये है कि हमारा फॉलिकल भी प्रॉपर्ली ओसाइट मैच्योर नहीं हो पाएगा, उसकी एवोल्यूशन भी नहीं होगी, ल्यूटिनाइजेशन भी नहीं होगी, मतलब वो सारी फेजेस जो फॉलिक्यूलर, ओवुलेशन, जो ल्यूटियल फेज़ हैं वो तीनों काम नहीं कर रही होंगी, जिसकी वजह से पेशेंट इनफर्टाइल होगी, ठीक है। देन इज़ द ट्यूबल फंक्शन, फिलोपियन ट्यूब कैसे ख़राब होगी, फिलोपियन ट्यूब की वजह से कैसे इनफर्टिलिटी होगी, कि एक तो फिलोपियन ट्यूब जो है उसके फिम्ब्रियाई जो हैं जिन्होंने ओवुलेशन के वक्त पकड़ना था एग को और आगे ट्रांसफ़र करना था, अब उसके वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो इम्पेयर्ड फिम्ब्रियल ओसाइट पिकअप, और दूसरा क्या है, अल्टर ट्यूबल मोबिलिटी, ठीक है, मतलब वो जो ट्यूबल के सीलियाँ हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, फिम्ब्रियाँ हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। देन कोइटल फंक्शन, देखें पेशेंट जो है उसको अगर जो है मतलब वेजाइना के पास वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हुई है, तो मैंने आपको बताया कि डीप पेनिट्रेशन पे पेन हो रही है, तो क्या ये फ़ीमेल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जो है वो इंटरकोर्स कर पाएगी, नहीं, सो रिड्यूस्ड कोइटल फ्रीक्वेंसी, पेशेंट विल नॉट परफॉर्म द सेक्शुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द डिस्पेरोनिया, तो ये फीमेल्स की जो नॉर्मल इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगी। देन स्पर्म फंक्शन, मतलब कि जो फीमेल के अंदर स्पर्म्स आ रहे हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे चल रही है इन्फ्लेमेशन, तो वो जो स्पर्म्स होंगे उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है, पेशेंट के जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी अगेंस्ट स्पर्म के, ये स्पर्म्स जो है ना ये भी यहाँ पे आके उल्टी हरकतें करेंगे तो इनको भी हमने मार देना है, तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और जो स्पर्म्स हैं उनके अगेंस्ट मैक्रोफेजिस जो है वो आ जाएंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है। और अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, क्योंकि ल्यूटियल फेज़ भी नहीं है, मैंने आपको बताया कि तीनों फेजेस ओवरी की नहीं चल रही, ठीक है, तो ल्यूटियल फेज़ में प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए, अब ल्यूटियल फेज़ नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो प्रेगनेंसी कैसे चलेगी, और वहाँ पे इम्यून रिएक्शन चल रहा है, अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो भी जाती है तो उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिएक्शन होगा जैसे स्पर्म्स के अगेंस्ट हुआ था, और वो भी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ होल ये हो रहा है कि स्पर्म्स को भी नहीं अंदर आने दे रहे, ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से स्पर्म्स भी नहीं अंदर आ पा रहे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई, उसके अगेंस्ट मैक्रोफेजेस बने हुए हैं, अगर स्पर्म्स अंदर आ गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो वो इम्प्लांटेशन भी नहीं होने दे रहे क्योंकि ल्यूटियल फेज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारी फिलोपियन ट्यूब भी काम नहीं कर रही, ओवरीज काम नहीं कर रही, या हमारी जो है वो कोइटल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कम हो गई है ड्यू टू डीप इंटरकोर्स पेन, ठीक है। तो ये सारी इनफर्टिलिटी कॉजेज़ हैं, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए, इसमें आपको रट्टा मारने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आता है यू कैन ईजिली राइट केवल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा तो किस तरह से पेशेंट इनफर्टाइल हो, ठीक है। देन हमने करनी है इसकी इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस में ये है कि हम सबसे पहले पेशेंट की करेंगे, क्लिनिकल फ़ीचर्स हमने देख लिए पेशेंट के, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद हम फिज़िकली एग्ज़ामिन करेंगे पेशेंट को। एग्ज़ामिनेशन में जब हम पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज़ कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स के ऊपर अगर एंडोमेट्रियोसिस हुई है तो उनकी थिकनिंग या नोडुलरिटी मिलेगी,
दूसरा ये कि पाउच ऑफ डॉगलास के अंदर पेशेंट को पेन होगी तो टेंडरनेस इन द पाउच ऑफ डॉगलास। तीसरा ये कि हमें एडनेक्सल मास मिल सकता है और इसके अलावा फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से इसको रिवाइज करके नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसका।